और मेरी जान जानो जानो मानो क्या हाल है। क्लास नंबर 3 चल रही है अपनी। आज अपन शुरू करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन। खूब नाम सुना होगा आपने, है नाम तो सुना ही होगा। सारा शहर मुझे सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानता है, मोना डार्लिंग। तो अपन सिंधु घाटी सभ्यता को समझते हैं आज, और आनंद के साथ अपन याद करेंगे। तो अपन सबसे पहले देखेंगे कि भैया किनने इस कलेश का जन्म किया। ठीक है, मतलब कलेश तो इसलिए है कि हमें पढ़नी पड़ रही है ससुर। अगर मान लो खोज कर दी होती और नहीं पढ़नी होती तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन टेंशन इस बात की है कि साला खोज तो हो गई, लेकिन अब हमें खोज को याद भी करना है और पूरी ऐसी तैसी मरानी है सिंधु घाटी सभ्यता में क्या हुआ, किसने कौन सा नगर खोजा, कौन सा नगर किस नदी के किनारे है, कहाँ कितने बच्चे हुए, कहाँ किनका किन से चक्कर चला, सब समझना पड़ेगा। है कि नहीं? तो रायता फैलेगा दिमाग में। पर याद करेंगे मस्त मुस्कुराते हुए। जो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की थी वो एक भाई साहब, एक व्यक्ति थे, उनका नाम था सर जॉन मार्शल। क्या नाम था उनका? सर जॉन मार्शल। तो इनने ऐसी तैसी हमारी मार दी, मार्शल नाम है, मार दी हमारी। ठीक साहब। तो सर जॉन मार्शल की अध्यक्षता में, देखो अध्यक्ष तो ये थे सर जॉन मार्शल, बाकी कई लोगों ने काम किया। ठीक है। तो सर जॉन मार्शल की अध्यक्षता में, सॉरी से लिख गया है यहाँ पे गलती से, में, सर जॉन मार्शल की अध्यक्षता में तो खोज हुई थी। ठीक है। ये इनकी अध्यक्षता में खोज हुई है, लेकिन कई और सारी इसमें लोग काम कर रहे थे। और जैसे जैसे अगर अपन नए नए नगर पढ़ेंगे उसमें बताता चाहूँगा कि हड़प्पा इसने खोजा, मोहनजोदड़ो इनने खोजा, लोथल इनने खोजा। मतलब अलग अलग जो सिटीज़ हैं, जो सिंधु घाटी सभ्यता में अलग अलग नगर पाए गए, उन सबको अपन अलग अलग तरीके से याद कर लेंगे कि किसने कौन सा खोजा था। फिलहाल पूरी ओवरऑल सिंधु घाटी सभ्यता की बात की जाए तो वो सर जॉन मार्शल की अध्यक्षता में डिस्कवर की गई थी, खोजी गई थी साहब। ठीक है। अब देखते हैं अपन लोग कि इसका जो विस्तार था वो कैसे था। तो ऐसे समझो, ये होता है, मान लो दिशाएं ऐसी होती हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी और पश्चिमी हिस्सा कौन सा है? ठीक है। तो सबसे देखो, सबसे जो उत्तरी है, सबसे नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, सबसे उत्तरी, वो उसका नाम है मांडा। ठीक है, मांडा। मांडा मांडा देखो आँख मेरी लड़ी है ना। तो ये मांडा मांडा करके जगह है सबसे उत्तरी, और ये जम्मू कश्मीर में पड़ती है। ठीक है साहब। ऐसे ही सबसे दक्षिणी भी कोई होगा, होगा कि नहीं होगा? सबसे दक्षिणी भी होगा कोई, और जो सबसे दक्षिणी है उसका नाम है दायमाबाद। ये सारी चीज़ आपको पता होंगी, आप पहले से भी पढ़ते आ रहे हो। तो सबसे जो साउथ ईस्ट है वो है दायमाबाद, और ये पड़ता है आपका महाराष्ट्र में। कहाँ पड़ता है दायमाबाद? महाराष्ट्र। इसी तरह से सबसे पूरब में कुछ होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा साहब। होगा कि नहीं होगा सबसे पूरब में? तो सबसे जो पूर्वी हिस्सा है उसका नाम है आलमगीरपुर। आलमगीरपुर कहाँ पड़ता है? मेरठ में। और मेरठ कहाँ है? पाकिस्तान में। मेरठ है उत्तर प्रदेश में। ये कौन सा हो जाएगा? सबसे पूर्वी। ओके, ईस्टर्न हो गया सबसे। ऐसे ही सबसे पश्चिमी भी होगा। जो सबसे पश्चिमी होगा उसका नाम है सुत कोंगे डोर। ठीक है, सुत कोंगे डोर। और ये कहाँ पड़ता है साहब? ये आपका पड़ता है बलूचिस्तान में, पाकिस्तान की तरफ है ये। पाकिस्तान में है बलूचिस्तान, एक छोटा सा एरिया है पाकिस्तान की तरफ, तो ये बलूचिस्तान में पड़ता है। ओके। अब देखो, एक क्वेश्चन ऐसा आया था यूपीएससी में कि उसमें ये पूछा गया था कि सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे उत्तरी, सबसे पूर्वी, सबसे दक्षिणी और सबसे पश्चिमी हिस्सों में से कौन सा हिस्सा हिंदुस्तान में नहीं है? ये सवाल आया था। ठीक है। तो भारत में कौन सा नहीं है भाई? ये वाला। ठीक है, क्योंकि ये बलूचिस्तान पाकिस्तान की तरफ है, और ये सबसे पश्चिमी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? सबसे पश्चिमी हो जाएगा साहब। ठीक है, कौन सा हो जाएगा सबसे पश्चिमी? सुतकोंगे डोर। ओके। तो सारी चीज़ें अपन ने देख ली अच्छे से। इसका थोड़ा कलर बदल दो, थोड़ा अच्छा लगेगा, थोड़ा रंगीन रंगी। ये जे का हुआ कलर बदलने चक्कर में उड़ गया ये तो पूरा, मतलब थोड़ा कलरफुल लगेगा। तो आपको ये समझ में आ गया कि इनमें से कौन सा हिस्सा हिंदुस्तान में नहीं है। तो हिंदुस्तान में नहीं है सुतकोंगे डोर। क्लियर है? अब उत्तर प्रदेश वाला, ऐसे क्वेश्चन यूपी स्पेशल में भी एक बार आ चुका है कि सबसे उत्तरी, पूर्वी और दक्षिणी और पश्चिमी अश्चिमी वाले में उत्तर प्रदेश में से कौन सा है? तो उसमें शहर का नाम नहीं पूछा था, उसमें पूछा था कि कौन सा हिस्सा सिंधु घाटी सभ्यता का, कौन सा हिस्सा उत्तर प्रदेश में है। तो सबसे पूर्वी वाला जो हिस्सा है वो आलमगीरपुर है। तो सबसे पूर्वी हिस्सा उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। ठीक है साहब, आगे देखते हैं अपन। इतना अपने को समझ में आ ही गया। आगे अपन देख लेंगे
कि सिंधु घाटी जो सभ्यता थी वो ब्रॉन्ज यानी कांस्य युगीन सभ्यता थी। ठीक है, यह एक कांस्य युगीन सभ्यता है। कांस्य युगीन यानी कि इस वक्त कांस्य का बोलबाला है ब्रॉन्ज का। ब्रॉन्ज जानते हो, ब्रॉन्ज होता है जो, कांस्य युगीन सभ्यता है। ठीक है, ये जो सिविलाइजेशन है उसमें ब्रॉन्ज का बोलबाला बहुत था। कांस्य युगीन सभ्यता है। ओके, ये भी आपने बहुत अच्छे से समझ लिया। अब थोड़ा और पढ़ते हैं अपन लोग। अब देखो, मैंने आपको ऐसी ये चीज़ें बताई कि सबसे पूर्वी ये है, सबसे उत्तरी है, दक्षिणी है, तो इसकी थोड़ी दूरी भी हमें देखनी है। ठीक है, तो ये जो आकार है ना वो सिंधु घाटी सभ्यता का, वो इस तरीके से है, ट्राइंगल बेस्ड है। ये सबसे उत्तरी हो गया, ये मतलब सबसे पूर्वी, ये इधर, और हल्का सा ये इधर ही दक्षिणी हो जाएगा। तो ट्राइंगल जैसी बनी हुई है, त्रिभुजाकार आकृति में है। ठीक है, तो ये एक त्रिभुजाकार आकृति में बनी हुई है। ठीक है, तो लिख लेते हैं साहब, सिंधु घाटी सभ्यता का मतलब सिंधु घाटी सभ्यता पूरा लिख लो, या फिर शॉर्ट में, क्योंकि बार बार लिखना पड़ेगा सिंधु घाटी सभ्यता, तो शॉर्ट अपना कुछ भी बना सकते हो, क्योंकि बार बार नहीं लिखो। हम तो जो है यह करके लिखवा देते हैं बार बार। ठीक है, तो यह त्रिभुजाकार गलत एक तो लिख गया, त्रिभुजाकार, ठीक है, ट्राइंगल वाली त्रिभुजाकार आकृति में फैली हुई है। ठीक है, फैली हुई है। ओके, क्लियर है, ये भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, इसका जो एरिया पड़ता है, टोटल क्षेत्रफल जो इसका था वो 13 लाख वर्ग किलोमीटर है, जिसका क्षेत्रफल 13 लाख वर्ग किलोमीटर का है। 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर लिख लो या वर्ग किलोमीटर, एक ही बात है। तो अगर सिर्फ क्षेत्रफल पूछा जाएगा तो 13 लाख किलोमीटर का, जबकि आकृति कैसी है इसकी, त्रिभुजाकार आकृति हो गई। क्लियर। अब देखो यहाँ पर उत्तर दक्षिणी का विस्तार कितना है, ये कितने किलोमीटर का एरिया है और ये कितने किलोमीटर का एरिया है, ये भी मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ अच्छे से। जो ये आपका ऐसे हिस्सा है, यानी पूरब से लेके पश्चिमी तक का जो हिस्सा है, वो इसका जो पड़ता है वो पड़ता है 1600 किलोमीटर का। ठीक है, ये आपका पश्चिम हो गया, ये आपका पूरब हो गया। तो यानी पश्चिम से पूरब या पूरब से पश्चिम जो किलोमीटर का लंबाई है वो है 1600 किलोमीटर की, और जो उत्तर है से लेके जो दक्षिण तक की लंबाई है वो है 1100 किलोमीटर की। कितनी है? 1100 किलोमीटर। ठीक है, तो 1100 किलोमीटर का है उत्तर से लेके दक्षिण तक का हिस्सा, ये है 1100 किलोमीटर का, और जो ऐसे हिस्सा है वो है 1600 किलोमीटर का। अगर स्टेटमेंट ऐसे आए कि इसका पश्चिम से पूर्वी विस्तार उत्तर से दक्षिणी विस्तार से कम है, तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि पूरब का और पूरब से पश्चिम वाला ज़्यादा है, 1600। कितना है? 1600। तो ये आपको मैंने इसीलिए डिस्टेंस बता दी है कि स्टेटमेंट में ये क्वेश्चन एक बार ROAR की परीक्षा में पूछा भी जा चुका है। क्लियर है? तो पता होना चाहिए आपको, एक एक चीज़ पता होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं साहब, अगले पॉइंट्स देखते हैं अपन लोग। ठीक साहब, अब देखो इसका टाइम पीरियड देखते हैं अपन लोग कि इसका जो काल था यानी टाइम पीरियड था वो क्या रहा, सिंधु घाटी सभ्यता किस दौर में थी। ठीक है साहब, तो ये 2500 ईसा पूर्व से लेके, ईसा पूर्व का मतलब होता है BC, बिफोर क्राइस्ट, से लेके 1750 ईसा पूर्व यानी कि 1750 बिफोर क्राइस्ट तक यानी BC तक चली थी। कौन सी? ये सिंधु घाटी सभ्यता कब से कब तक रही? लगभग ये रही है 2500 BC से लेके 1750 BC तक। ओके, और ये जो निर्धारण किया गया था, काल का निर्धारण किस आधार पर किया गया, कैसे पता लगाया कि इसका टाइम ये रहा है? तो आप सभी जानते होंगे कि रेडियो कार्बन डेटिंग एक विधि चलती है। ठीक है, रेडियो कार्बन डेटिंग विधि सुनी होगी आपने, रेडियो कार्बन डेटिंग विधि होती है ना जो, तो रेडियो कार्बन डेटिंग विधि के द्वारा इसका टाइम पता लगाया गया था। C14 जिसको कहते हैं ना, C14, C14 विधि के द्वारा काल निर्धारित किया गया था, यानी टाइम का पता लगाया गया था रेडियो कार्बन डेटिंग विधि C14 के द्वारा, कि इसका टाइम जो है वो 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईस्वी तक, वो ईसा पूर्व तक रहा था। ठीक है, BC होता है इसका मतलब, BC। ओके, तो ये आपको पता है सारी चीज़ें। अब अपन थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं साहब। देखो इसमें ना जो भूमध्य ये क्या नाम, सिंधु घाटी जो सभ्यता थी, इसमें अलग अलग खोपड़ी के लोग रहते थे। अलग अलग खोपड़ी का मतलब है कि अलग अलग प्रजातियों के लोग थे साहब। जैसे अभी हिंदुस्तान में है, कई लोग आप देखते होंगे, नॉर्थ ईस्ट में अलग तरह का चेहरा मिलेगा आपको। अब असम में या मेघालय में चले जाओ, अलग तरह के चेहरे मिलेंगे आपको, है ना। जैसे जो चाइना की तरफ जैसे चेहरे मिलते हैं, ठीक है, तो इसलिए वैसे वैसे आपको कुछ नॉर्थ ईस्ट में भी चेहरे मिलेंगे इंसान के। थोड़ा उधर नाक पिचकी होगी, रंग गोरा होगा, पीला पीला सा, ऐसे आप देखते होंगे। ठीक है,
हालांकि ये है हिंदुस्तानी, लेकिन लोग इन्हें इसीलिए चीनी पीनी भी कह देते हैं। तो ये गलत बात है, नहीं कहना चाहिए, लेकिन आपको चेहरा अलग मिलेगा। ऐसे आप साउथ इंडिया में जाओगे तो अलग अलग चेहरे मिलेंगे, वहाँ पे थोड़ा जो कलर होता है स्किन का वो थोड़ा डार्क होता है ना। तो राजस्थान के आप जैसलमेर की तरफ जाओगे तो वहाँ की स्किन थोड़ी टफ होती है। तो अलग अलग प्रजातियों के लोग पाए गए थे। तो कौन कौन सी प्रजाति के लोग पाए गए थे वो देखते हैं, ठीक है। कुल 4 प्रजाति के लोग पाए गए, ठीक, कुल 4 प्रजातियाँ पाई गई थी, ठीक है, ओके। इंसान की 4 प्रजातियाँ पाई गई थी। वो कौन कौन सी 4 प्रजातियाँ हैं? तो एक है आपकी भूमध्य सागरीय प्रजाति। ये एक चेहरे की स्किन, मतलब जो स्किन वगैरह होती है ना, उससे डिफाइन होता है कि अच्छा ये वैसे लोग हैं। तो एक तो भूमध्य सागरीय प्रजाति है। एक आपकी होती है प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, ओके। एक हो गई आपकी प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, ठीक है। एक हो गई आपकी अल्पाइन, और एक हो जाएगी आपकी मंगोलाइड। इस तरह से 4 तरह की प्रजातियां पाई जाती थी, भूमध्य सागरीय, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, अल्पाइन और मंगोलाइड। इसमें जो सबसे ज़्यादा पाई गई है वो पाई गई भूमध्य सागरीय वाली, ये सर्वाधिक लोग पाए गए, ठीक है। मैक्सिमम जो क्वांटिटी में लोग थे वो इस प्रजाति के थे, भूमध्य सागरीय प्रजाति के थे, ठीक साहब। ये अपन ने पूरा समझ लिया, थोड़ा थोड़ा हिस्सा, कि किस किस तरह के लोग वहाँ पर पाए जाते थे, ओके। अब आपने सुना होगा सिंधु घाटी सभ्यता की नगर की योजना के बारे में। जो इनकी सिटी की प्लानिंग थी वो कैसी थी? नगर योजना, इंग्लिश में कहते हैं इसको सिटी प्लानिंग, ठीक है। अर्बन प्लानिंग कह लो या सिटी प्लानिंग कह लो, एक ही बात है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से कई बार प्री और मेंस दोनों में ही क्वेश्चन आए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की नगर नियोजन के बारे में स्टेटमेंट वाइज आ जाते हैं क्वेश्चन, या मेंस में तो सीधा सीधा आ जाता है। तो अपन पूरा समझेंगे। देखो, जो सिंधु घाटी सभ्यता है ना, वो एक शहर की सभ्यता थी। गांव जैसे नहीं बसे थे, ये शहर जैसे बसे थे। एक तो शहर होते हैं गांव जैसे बसा दिए, एक होता है शहर जैसा बसाओ। तो यह एक नगरीय सभ्यता है, ठीक है, नगरीय सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता एक सिविलाइज्ड है, ओके, अर्बन सिविलाइज्ड है, यानी कि नगरीय सभ्यता है, ओके। ये बात आपने समझ ली, ठीक है। जैसे मान लो नगरीय सभ्यता का मतलब ये है कि जल निकासी प्रणाली बहुत अच्छी थी, ठीक है, बेहतरीन जल निकासी प्रणाली, यानी जो वाटर एग्जिट था वो बहुत अच्छा था, बेहतरीन जल निकासी प्रणाली भी थी। तभी तो शहर हो गया। गांव होता तो कहीं भी पानी घुस जाता, कहीं भी। ऐसा नहीं है साहब, जैसे अपन लोग गांव में रहते हैं, इधर से नाली में फेंक दिया पानी, उधर गटर में फेंक दिया, ऐसा नहीं था यहाँ पे। यहाँ बढ़िया जल निकासी प्रणाली थी, इसीलिए तो ये नगरीय सभ्यता है। और देखो क्या क्या विशेषताएं हैं, एक तरीके से वो भी समझते जाते हैं। जैसे मान लो अपन लोग सड़क होते हैं, सड़क, ये सड़क है, तो सड़कें ना एक दूसरे को समकोण पे काटती थी, 90 डिग्री पे, ठीक है। ये एक सड़क हो गई, एक सड़क ये हो गई। तो ऐसे चौराहे से बने होते थे, बेहतरीन। ये नहीं है कहीं से कोई भी सड़क घुसेड़ दी। तो सड़क जो है एक दूसरे को 90 डिग्री यानी समकोण पर काटती थी साहब, ठीक है। सड़कें एक दूसरे को 90 डिग्री यानी समकोण पर काटती हैं, ठीक है, एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, समकोण पर काटती थी, ठीक साहब। एक आपने ये भी समझ लिया। और समझो, देखो क्या क्या चीज़ें स्पेशल होती हैं। तो जो सिटी थी ना, नगर, इसकी सिंधु घाटी सभ्यता के जो शहर थे, जो नगर बसे हुए थे, वो दो हिस्सों में बसे थे। जैसे मान लो ये सिटी हो गई, ठीक है, 2 हिस्सों में बटी हुई है। ये तो मान लो पूरा शहर है। एक थोड़ा सा ऊंचे टीले पर लोग रहते थे, एक रहते थे ज़मीन के आसपास, मतलब थोड़ा नीचे हिस्से में, ओके। जो पहला भाग है वो टीले वाला था, यानी थोड़ा ऊंचा भाग हो गया ये टीले वाला हिस्सा हो गया। एक ये ज़मीन वाला हिस्सा हो गया। तो जो ऊंचे हिस्से पे रहते थे उसमें उसको कहते थे दुर्ग। दुर्ग का मतलब होता है किला, यानी किले में लोग रह रहे हैं। और किले में कौन रहेगा? जो बड़े लोग होंगे, बड़े आदमी। जैसे मान लो हो सकता है शासक टाइप के जो लोग होते हैं वो ऊंचे हिस्से में रहते थे, जिसको दुर्ग कहते थे। और जो निचले हिस्से में रहते हैं, ज़मीन के आसपास रहते हैं, वो रहेगा भैया आम आदमी, सामान्य लोग रहेंगे, ठीक है। सामान्य जन नीचे रहते थे। तो ये ऊंचा हिस्सा था, ये नीचा हिस्सा था। नीचे वाले हिस्से पे रहते थे आम आदमी, ऊंचे वाले हिस्से पर रहते थे थोड़ा बड़े लोग। तो ये बात भी अपन लिख लेते हैं कि नगर 2 हिस्सों में बटे थे, ठीक है, 2 हिस्सों में बटे थे, ठीक है। नगर 2 हिस्सों में बटे थे। नंबर 1 ऊंचा हिस्सा, ठीक है, और ऊंचा हिस्से को क्या कहते थे? दुर्ग, ब्रैकेट में लिख लो दुर्ग।
ओके, ऊंचा हिस्सा हो गया वो दुर्ग हो गया, और इसमें दुर्ग में कौन रहता था? शासक वर्ग, ठीक है, शासक वर्ग लोग रहते थे। शासक वर्ग जो है वो ऊंचे हिस्से में रहते थे, दुर्ग में रहते थे। ओके, जबकि जो निचला हिस्सा है वो, जो उसको क्या कहेंगे? एक हो गया ऊंचा हिस्सा, एक कहेंगे निचला हिस्सा। क्या हो गया? निचला हिस्सा। इसमें कौन रहता था? इसमें रहते थे सामान्य लोग, आम आदमी, ठीक है, सामान्य जनों का वास। ये आप हल्का हल्का नोट्स में ऐसे लिखते जाओगे तो जब आप रिवीजन करोगे तो आपको बिल्कुल दिक्कत ही नहीं होगी। ओके, ये अपन ने पूरा समझ लिया इनके घर वालों के बारे में कि किस तरह से दो हिस्सों में ये बटा हुआ था। आगे देखते हैं साहब। और बताओ, सब बढ़िया चल रहा है? मौज चल रही है? आनंद आ रहा है ज़िंदगी में कि नहीं आ रहा है? प्यार मोहब्बत से चल रही नहीं चल रही? कई लोग तो कहते हैं मैं इन चक्करों में नहीं पड़ता, प्यार मोहब्बत में। भाई साहब, वैसे तो मैं सख्त लौंडा हूँ, लेकिन जैसी ही बात प्यार मोहब्बत की है तो मैं फिसल जाता हूँ। या लड़कियों के संग भी ऐसा ही है कि वैसे तो मैं बहुत सख्त हूँ, मैं ध्यान नहीं देती प्यार मोहब्बत पे, लेकिन अगर कोई भी लड़का थोड़ा प्यार से बात कर ले या थोड़ी केयर दिखा ले लड़कियों की, फिर वो उनके दिमाग में वो चीज़ें घूमने लगती हैं कि लड़का तो अच्छा है, मेरी ख्याल रखता है, मेरे लिए खाना बनाता है, मेरे नोट्स की फ़ोटो स्टेट भी करा देता है। अच्छा, ये भी तो तरीका चल गया है ना सबसे अच्छा लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए। अरे एक काम करता हूँ ना, मैं तुम्हारी प्रिंट करा लाता हूँ नोट्स का, या मैं तुम्हारी फ़ोटो कॉपी कराता हूँ। लड़कियों होशियार रहो, पहले वो तुम्हारी नोट्स की फ़ोटो खींचेगा, फिर तुम्हारी फ़ोटो खींचेगा, ठीक है? समझ रहे हो? फिर पता नहीं कहाँ कहाँ की फ़ोटो खींच देगा, ठीक है? तो भैया ध्यान रखो, प्यार मोहब्बत के चक्कर में पढ़ने में कोई बुराई नहीं है, खूब पढ़ो, लेकिन भैया पार्टनर अच्छा चुनना, हमसफ़र जो चुनो बहुत बेहतरीन चुनना। मतलब जज नहीं कर सकते आप कि कौन कैसा है, आप किसी को जज तो नहीं कर पाओगे कौन कैसा है, इसलिए टाइम लिया करो कि तुरंत हाँ मत किया करो कि हाँ साहब कोई अच्छा लगने लगा और अपनी रिलेशनशिप में यस बोल दी कि ओके आई एम कमिटेड विद यू, ऐसा मत किया करो। 3 महीने का टाइम लिया करो कम से कम। 90 दिन में इंसान का आपको स्वभाव पता चल पाएगा कि वो मेरे काबिल है या नहीं, ठीक है? ध्यान रखना इन सब चीज़ों का। बीच बीच में आपको मैं ज्ञान की बरसात भी करता रहता हूँ साहब, नहीं तो पता चला कि संभव सर वो मुझे छोड़ के चली गई। अबे तुम साले थे ही इसी लायक कि छोड़ के चली जाएगी, ठीक है? क्योंकि तुम उसके प्यार में इतने पागल हो गए कि तुमने अपना पूरा करियर तबाह कर लिया, तो छोड़ के तो जाएगी कि नहीं जाएगी? करियर बनाओ तो तमाम लड़कियां आएंगी, और ऐसा ही लड़कियों के लिए तुम अपना करियर पर ध्यान दो, 50 मुंडे घूम रहे हैं तुम्हारे लिए, ठीक साहब? चलो अपन आगे बढ़ते हैं, ये सब बातें बीच बीच में बोलता रहता हूँ, बोर ना हो जाए इसलिए। अब अपन आगे बढ़ रहे हैं। देखो अपन ने ये सड़कें बताई थी मैंने यहाँ पे कि सड़कें जो है एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, बताया था मैंने ये वाली बात आपको। तो जो सड़क थी ना, जैसे मान लो यहाँ आगे लिखता हूँ, जैसे मान लो ये सड़क है, तो सड़क के किनारे नालियाँ भी होती हैं, आज भी होती हैं तब भी होती थी। तो जो नाली थी वो नाली ढकी हुई थी ढक्कनों से। आज के ज़माने की तरह नहीं है कि पता चला कि साहब कोई बच्चा आके उसमें नाली में घुस गया और मर गया। ऐसा होता है ना टीवी में आप देखते हो कि बच्चा नाली में घुस गया बेचारा और टीम लगी हुई है 2-2 दिन तक निकाल रही है, तो ऐसा नहीं था। नालियों पे ढक्कन लगे हुए थे, ठीक है? तो लिखो सड़कों के किनारे की नालियाँ, लिखो सड़कों के किनारे की नालियाँ, किनारे की नालियाँ ढकी हुई थी, ठीक है? ऊपर से ढकी हुई थी, ऊपर से ढकी हुई थी। क्लियर है? ये भी आपको समझ में आ गया। और जो घर का, ये नाली क्या होती है? नाली में पानी कहाँ से जाता है? ये घर का गंदा पानी था, तो ये घर का जो गंदा पानी था वो इन्हीं नालियों में चला जाता था, और फिर ये छोटी छोटी नालियों से जो गंदा पानी था वो बड़ी मेन नाली यानी मुख्य नाली में गिर जाता था, ठीक है? तो आगे भी लिख लो कि घरों का गंदा पानी, घरों का गंदा पानी इन्हीं नालियों में गिरता था, इन्हीं नालियों में गिरता था, ठीक है? ओके, कोई दिक्कत नहीं है। बाद में यह पानी मुख्य नाली में चला जाता था, ठीक है? आपको ये पूरा मैंने समझा दिया। इस तरह के क्वेश्चन अब PCS IAS में आने लग गए हैं स्टेटमेंट वाइज। आपको पता चला कुछ नाली फाली पे कोई क्वेश्चन आ गया तो आप समझ ही नहीं पाओगे, इस तरह की चीज़ें मैंने आपको बता दी। ओके, आगे देखते हैं साहब। आगे देखो,
वैसे तो पूरी सिंधु घाटी सभ्यता नगर नियोजन जो है, जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो नगर नियोजन है बहुत अच्छा है। यहाँ पे पक्की पक्की ईंटें खूब मिली हैं साहब। पक्की ईंटों का मतलब समझ रहे हो, सॉलिड ईंटें होती थी, पकी हुई ईंटें। लेकिन दो शहर ऐसे हुए जहाँ पर पक्की ईंटें नहीं मिली हैं, कच्ची कच्ची ईंटें मिली हैं। और वो कौन से हैं? कालीबंगा और रंगपुर। ठीक है, कालीबंगा और रंगपुर, इन दो शहरों को छोड़कर हर जगह पकी हुई ईंटें ही मिली हैं। तो ये भी अपन लिख लेते हैं साहब कि कालीबंगा और रंगपुर, ठीक है, ये दो जगह हैं साहब। ये अपन आगे पढ़ेंगे, अभी कालीबंगा के बारे में पढ़ेंगे, रंगपुर के बारे में पढ़ेंगे। फिलहाल तो अपन सिर्फ नगर नियोजन देख रहे हैं। तो कालीबंगा और रंगपुर को छोड़कर सभी जगह पकी हुई ईंटें मिली। ठीक है, सभी जगह पकी ईंटों का प्रयोग किया गया, ऐसे लिख लो ना, पकी ईंटों का प्रयोग हुआ। ठीक है, मतलब जो घर वगैरह बनते हैं वो ईंटों से बनते हैं। तो सिर्फ कालीबंगा में और रंगपुर में जो घर बने वो कच्ची ईंटों से बने, बाकी सब जगह आपको ये पकी पकी ईंटें ही देखने को मिलती हैं। ओके, आगे देखते हैं साहब। अब देखो, जो घर वगैरह बने हुए थे वो किस लेवल पे बने हुए थे। जैसे मान लो ये बढ़िया सा घर हो गया, ठीक साहब, अच्छा सा घर बना दे रहा हूँ मंदिर जैसा, ताकि लगे बढ़िया सा घर है साहब। तो हर एक घर में एक आंगन होता था। आंगन समझते हो? आंगन, ठीक है, ये आंगन हो गया, बरामदा सा। हर एक जगह आपको आंगन मिलेगा। एक रसोई घर भी मिलता था, किचन तो होगी ही होगी, और एक स्नानागार यानी बाथरूम भी था साहब, और इसमें कुएं भी थे। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें आपको स्नानागार भी मिल रहा है। स्नानागार का मतलब हो गया वॉशरूम टाइप का, ये क्या हो गया? आंगन हो गया। ठीक है साहब, इसमें खिड़कियाँ भी लगी थी घर में। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। इसमें कुएं भी थे। ये सारी चीज़ें तो आपको पता ही है, सब कुछ होता ही था घर में, तो इसमें कुछ ऐसा नया नहीं है। किचन भी थी, रसोई भी थी, सब कुछ था। तो ये सारी चीज़ें आप समझते हो। तो इसमें लिख लो कि घर में आंगन, रसोई, स्नानागार, खिड़की, कुआं होता है ना, आदि आदि हुआ करते थे। ऐसे लिख लो ना, आदि हुआ करते थे, जिससे आपको क्लियर रहे कि क्या चीज़ है ये। ओके, तो आपने बहुत अच्छे से ये समझ लिया कि घर में आंगन मांगन सब कुछ था, कोई टेंशन नहीं है। इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी कि क्या था क्या नहीं था, तो आपको पता होना चाहिए। किचन भी थी, ठीक है, यूपीएससी के सीडीएस परीक्षा में था कि क्वेश्चन आया था ना कि आंगन और स्नानागार तो था, परंतु रसोई के साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए। ये स्टेटमेंट गलत है, रसोई के साक्ष्य भी मिलते हैं। अभी आपको लग रहा होगा कहाँ पढ़ा रहे रसोई फसोई, लेकिन क्वेश्चन जब आता है तो ऐसे ही आता है कि इनमें से क्या क्या मिला। फिर ऑप्शन एक आंगन, बी रसोई, स्नानागार, खिड़की, कुआं, कौन मिले कौन नहीं मिले, तो कन्फ्यूज़न हो जाता है। इसलिए आपको मैं एक एक चीज़ें ही बता ही देता हूँ। ओके साहब, आगे देखते हैं। आगे देखो साहब, जो अगला देखते हैं अपन, वो चीज़ अपन देखते हैं कि सबसे बड़ी जो इमारत मिली पूरे हड़प्पा काल में, पूरी सिंधु घाटी सभ्यता में, वो सबसे बड़ी चीज़ क्या थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी जो इमारत है वो क्या है? सबसे बड़ी इमारत, सबसे बड़ा जो भवन मिला, वो कई लोग स्नानागार लगाए जाते हैं, जबकि वो गलत है। सबसे बड़ी इमारत है अन्नागार। अन्नागार मिला है आपका हड़प्पा में, ना कि मोहनजोदड़ो में। ठीक है, ये जैसे मोहनजोदड़ो में मिला है वो मिला है स्नानागार, और हड़प्पा में मिला है वो है अन्नागार। अन्नागार का मतलब होता है, अन्न माने क्या होता है? अनाज। तो जहाँ पर अनाज वगैरह इकट्ठा किया जाता है, तो गोदाम टाइप का था ये। तो ये हड़प्पा का जो अन्न वाला गोदाम है, वो हड़प्पा सभ्यता यानी सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ी इमारत है। ठीक है साहब, ये भी मैंने आपको बता दिया बहुत अच्छे से। आगे देखते हैं। अब देखो, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि यहाँ पर खिड़कियाँ भी मिली हैं, बताया कि मैंने। अब देखो, ये जो खिड़की या दरवाजे हैं वो खुलते किसकी तरफ है, इसको लेके एक बार यूपीएससी में क्वेश्चन आ भी चुका है, मैं आपको बता भी दे रहा हूँ। जो खिड़कियाँ होती हैं, जैसे हमारा मान लो एक घर हो गया, ठीक है, ये तो आपका घर हो गया, और ये हो गई आपका रोड हो गया। इधर ये आपका घर है, ये आपकी रोड है, ये आपका दरवाज़ा हो गया। ठीक है, तो ये जो दरवाज़ा है ना, उसका गेट बाहर की तरफ नहीं खुलता था, सड़क की तरफ नहीं खुलता था, गेट खुलता था घर की तरफ अंदर। भाई हम चाहें तो घर की तरफ बाहर भी खोल सकते हैं, हम चाहे अंदर भी खोल सकते हैं, लेकिन जो हड़प्पा काल थी, सिंधु घाटी सभ्यता के जो गेट था वो अंदर की तरफ खुलता था, ना कि बाहर की तरफ।
सिर्फ एक सिटी में ऐसा हुआ है जहाँ पर गेट बाहर की तरफ खुला है, यानी इसका जो अपवाद हो गया, एक्सेप्शनल केस हो गया, वो क्या हो गया, लोथल। लोथल जो एक शहर है गुजरात में सिंधु घाटी सभ्यता का, इसके जो दरवाजे थे वो बाहर की तरफ खुलते थे, बाकी सब के दरवाजे अंदर की तरफ ही खुले हैं। ठीक है, तो ये भी अपन ने समझ लिया। ये भी स्टेटमेंट लिखने लायक है और लिख लेते हैं। ओके, लिखो साहब, खिड़की व दरवाजे, खिड़की व दरवाजे मुख्य सड़क की तरफ न खुलकर, मुख्य सड़क की तरफ न खुलकर बाहर की तरफ खुलते थे। वो सॉरी, अंदर की तरफ, मुख्य सड़क तो बाहर ही हो गई, तो मुख्य सड़क की तरफ न खुलकर अंदर की तरफ खुलते थे। ठीक है, अंदर मतलब घर की तरफ, अंदर की तरफ खुलते थे। क्लियर है? लेकिन इसका एक्सेप्शनल केस कौन है, अपवाद कौन है, लोथल। तो ब्रैकेट में लेकिन अपवाद लिख दो, जिससे आपको पता चला कि अपवाद का मतलब होता है कि ये एक एक्सेप्शनल केस है कि सिर्फ लोथल के दरवाजे बाहर की तरफ खुले हैं, बाकी सब के दरवाजे अंदर की तरफ ही खुले हैं। तो लोथल के लोग भैया पता नहीं कौन सा स्पेशल उनका आइडिया था कि कुंडी मत खटकाओ राजा, सीधे अंदर आओ राजा। गाना नहीं है, आपने सुना होगा ना, कुंडी मत खटकाओ राजा, सीधे अंदर आओ राजा। तो लोथल के लोग बहुत एक्टिव थे, इन पर रहा नहीं जाता था, तड़प ही ऐसी थी, दरवाजे ही बाहर की तरफ खुल देते, तो बस तुम चली आओ, बाकी मैं अंदर सब सेट कर लूँगा, मामला है कि नहीं। हो रही जोरा जोरी चने के खेत में। बहुत बहुत अच्छे अच्छे गाने हैं इस तरीके से कि वो खिड़की खोलने के ऊपर तो एक वो भी है ना, मैं बीच बजरिया तूने मेरी पकड़ी भैया, मैं सबको बोल दूंगी, जब रात माँ कोई ना जागे अयो सैया, मैं खिड़की खोल दूंगी। है, खिड़की खुलेगी तभी जब रात में आओगे सैया, लेकिन अगर तुमने बाजार में बीच बजरिया पकड़ ली हमारी भैया, तो मैं सबको बोल दूंगी। लड़कियों सब जानता हूँ मैं तुम्हें, भाई साहब अगर बीच बाजार में लड़कों ने अगर हाथ पकड़ लिया तब तो तुम बहुत बड़े मतलब करेक्टरलेस इंसान हो, लेकिन रात में चुपचाप अगर आ जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, खिड़की खुली मिलेगी। आए ससुर, अलग ही प्लानिंग चल रही है लड़कियों की है। तो ये भी अपन ने समझ लिया, लोथल इसका अपवाद है। अब देखो, ईंटों के बारे में भी मैंने आपको बताया था, ईंटों के बारे में कि ईंटों से मकान बने हैं, मान लो पक्की ईंटों से, तो ईंटों का रेशियो क्या रहता था, अनुपात, कि साहब कितनी लंबाई चौड़ाई का अनुपात था। तो जो लंबाई अनुपात चौड़ाई अनुपात ऊंचाई जो होता है, ठीक है, वो रहता था 4:2:1, 4:2:1 था। लंबाई 4 के रेशियो में रहेगी, चौड़ाई 2 के रेशियो में रहेगी, और हाइट 1 के रेशियो में रहती है जो ईंटें होती हैं। क्लियर है? ये आपने पूरा समझा अभी तक नगर नियोजन किसका, सिंधु घाटी सभ्यता का। ठीक है साहब, अब अपन कुछ कुछ बड़ी बड़ी सिटीज़ के बारे में बात कर लेते हैं कि प्रमुख शहर कौन थे। अभी अपन रिवाइज करेंगे, टेंशन मत लो। प्रमुख शहर देख लेते हैं। ओके, अभी सिटीज़ भी देख लेते हैं नगर सभ्य इसकी सिंधु घाटी सभ्यता की, कि कौन कौन सी सिटी हैं साहब। सबसे पहले जो सिटी आती है, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट सिटी है, वो कौन सी है, वही देखते हैं। वो है आपकी हड़प्पा। कटप्पा नहीं है, हड़प्पा है। ठीक साहब, नहीं तुम कटप्पा नहीं है, हड़प्पा। हड़प्पा देख लेते हैं अपन लोग। तो इसकी जो खोज की वो किसने करी, सब जानते होगे भैया, सब होशियार लोग हो। तो खोज किसने करी है हड़प्पा की, तो ये 1921 में खोजा गया था। सब जानते हैं कि वो क्या नाम है उनका, राखलदास, क्या नाम है, ऐसे ही नाम है ना, नहीं, दयाराम साहनी, दयाराम साहनी ये नाम है ना, दयाराम साहनी ने खोजा था ये। ठीक है, 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा की खोज की गई थी। देखो, अगर आपको ट्रिक मैं आपको यहाँ बता दे रहा हूँ, ट्रिक साथ में, HD में पिक्चर देखते हो आप, HD में H से हो जाता है हड़प्पा और D से हो जाता है आपका दयाराम साहनी। ठीक है सर, HD में पिक्चर चलती हैं, हड़प्पा की H हो गई, D से दयाराम साहनी हो गया। आप इस तरीके से याद रख सकते हो। ओके, 1921 में हड़प्पा को खोजा गया था। ये किस नदी के किनारे है साहब हड़प्पा, तो ये आपको जानते होंगे, ये रावी नदी के किनारे है। रावी नदी के लेफ्ट हैंड पर है ये, रावी नदी के बाएं तट पर है, लेफ्ट हैंड पर। ठीक है, रावी नदी के बाएं किनारे पर बसा हुआ है आपका हड़प्पा शहर। ओके, ये भी आपने समझ लिया। और कि कहाँ पर है ये हड़प्पा, किधर पड़ता है ये एरिया इसका, तो ये आपका पाकिस्तान में पड़ता है।
हड़प्पा जो है पाकिस्तान में पड़ता है। कई लोग इसे यही नहीं जानते होंगे कि हिंदुस्तान में कि पाकिस्तान में, तो फिलहाल ये पाकिस्तान में पड़ता है हड़प्पा। ओके, आगे समझते हैं अपन। देखो एक व्यक्ति हुए थे पिगट, नाम है उनका पिगट, स्टुअर्ट पिगट नाम है उनका। पिग है ये, सुअर मतलब पिग 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 से याद कर लो, हमने तो ऐसे याद किया था। तो पिग्गी बॉय ने यानी पिगट साहब ने इसको अर्ध औद्योगिक नगर कहा है। अर्ध औद्योगिक नगर, आधा औद्योगिक, सेमी इंडस्ट्रियल, क्वेसी इंडस्ट्रियल सिटी कहा गया है हड़प्पा को। किसने कहा था? पिगट ने। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, तो वो अपन लिख लेते हैं कि स्टुअर्ट पिगट ने, ठीक है, इसे मतलब हड़प्पा को क्या कहा है? अर्ध औद्योगिक नगर, अर्ध औद्योगिक नगर कहा। अर्ध औद्योगिक नगर का इंग्लिश में मतलब हुआ क्वेसी इंडस्ट्रियल सिटी या सेमी इंडस्ट्रियल सिटी। ठीक है साहब, तो अर्ध औद्योगिक नगर किसने कहा है? स्टुअर्ट पिगट ने कहा है। किसे कहा है? हड़प्पा को कहा है। ठीक है, ये भी याद रखना कि किसके बारे में बात चली, हड़प्पा के बारे में बात चली। हड़प्पा 1921 में खोजा गया, दयाराम साहनी ने खोजा, रावी नदी के ये लेफ्ट एंड पर है, और स्टुअर्ट पिगट ने इसे क्या कहा है? अर्ध औद्योगिक नगर कहा है। ठीक है साहब, और देखते हैं अपन लोग। इन्हीं स्टुअर्ट पिगट ने एक स्टेटमेंट और दिया था कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, हड़प्पा का नाम तो आपने सुन ही लिया, और एक आपने सिटी सुनी होगी मोहनजोदड़ो। ठीक है, मोहनजोदड़ो भी आपने सुना होगा। तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वां राजधानी कहा गया है। ठीक है, जुड़वां राजधानी क्या कहा गया है? जुड़वां राजधानी ये भी कहा गया है। ठीक है, जुड़वां राजधानी कहा, और किसने कहा है? इन्हीं ने, स्टुअर्ट पिगट ने ही कहा है। ठीक है, स्टुअर्ट पिगट पे ऐसे एरो लगा दिया मैंने ताकि आपको याद रहे कि इन्हीं स्टुअर्ट पिगट ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वां राजधानी कहा है। क्लियर? और हड़प्पा अकेले को तो अर्ध औद्योगिक नगर कहा है, लेकिन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों को मिला के इन्होंने जुड़वां राजधानी नाम दिया है साहब। ठीक है, ये भी आपने समझ लिया। अब देखो हड़प्पा से क्या क्या चीज़ें मिली वो भी जानना ज़रूरी है ना। तो प्रमुख अवशेष भी देख लेते हैं अपन हड़प्पा के। पूछ लिया जाता है ना कि ये चीज़ कहाँ मिली, वो चीज़ कहाँ मिली, तो हड़प्पा के अपन प्रमुख अवशेष देखते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हड़प्पा से मिली साहब। ठीक है, जैसे कब्रिस्तान बहुत फेमस एक मिला, बड़ा कब्रिस्तान था जिसको कहते थे कब्रिस्तान R37, कहते थे कब्रिस्तान R37। कहाँ मिला है? हड़प्पा में मिला है साहब। ठीक है, ऐसे ही एक पौधा मिला है जो स्त्री के गर्भ से निकलता है। ठीक है, तो स्त्री के गर्भ से निकला पौधा, स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा, ये कहाँ से मिला है? ये भी आपका हड़प्पा से ही मिला है। स्त्री से के गर्भ से अगर पौधा निकल रहा है तो मतलब स्त्री को यानी औरतों को उर्वरता की देवी माना गया है। तभी तो ये पता चलता है कि मातृ देवी की बड़ी पूजा की जा रही है कि स्त्री के गर्भ से हम पौधा निकलते हुए दिखा रहे हैं, तो मतलब है उर्वरता की देवी कौन है? महिला हो गई, स्त्री हो गई। तो ये इसके साक्ष्य भी कहाँ से मिलते हैं? वो आपके मिलते हैं साहब हड़प्पा से। ऐसे ही देखो अन्नागार भी यहीं से मिला है। ये तो मैंने अभी आपको बताया था कि सबसे बड़ी इमारत जो है वो अन्नागार है। देखो मैंने लिखवाया है यहाँ पर, ये लिखा है ना, सबसे बड़ी इमारत अन्नागार है जो हड़प्पा में है। तो हड़प्पा से ही क्या मिल जाएगा? अन्नागार भी हड़प्पा का है, ये भी आपने समझ लिया। ऐसे देखो सांतिया जो होता है ना, सांतिया स्वास्तिक कहते हैं जिसको, स्वास्तिक जो होता है उसके भी साक्ष्य मिले हैं। स्वास्तिक के भी साक्ष्य आपको जो मिलेंगे वो मिल जाएंगे हड़प्पा में। और ऐसे ही आपके चक्र के साक्ष्य भी मिले। चक्र होता है ना, सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु जो चलाते हैं, उनका जो चक्कर, वो नहीं है लड़की और लड़का का जो चक्कर चल रहा है वो वाला चक्कर नहीं है, नहीं चक्कर चल गया साहब, वो वाला चक्कर नहीं, चक्र है ये, चक्र सुदर्शन चक्र। तो कब्रिस्तान हो गया, स्त्री गर्भ से निकलता पौधा हो गया, अन्नागार हो गया, स्वास्तिक हो गया, चक्र हो गया, ये सब के सब कहाँ से मिले? हड़प्पा से मिले। ठीक है, अब अपन थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि क्या क्या अपन ने देखा आज। कहाँ से पढ़ा था अपन ने? यहाँ से पढ़ा था। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में अपन ने देखा, इसकी खोज सर जॉन मार्शल की अध्यक्षता में की गई थी, और ये कार्यक्रम जो है 1921 से ही स्टार्ट हुआ था। ठीक है, 1921 से ये खोज शुरू हो गई थी। ओके, सबसे उत्तरी जो हिस्सा है उसको कहते हैं मांडा, जो जम्मू कश्मीर में है।
सबसे दक्षिणी हिस्सा है दाइमाबाद जो महाराष्ट्र में है, सबसे पूर्वी हिस्सा है वो है आलमगीरपुर मेरठ में, सबसे वेस्टर्न हिस्सा है वो है आपका बलूचिस्तान में सुतकोंगडोर। सबसे पश्चिमी हिस्सा भारत में शामिल नहीं है, वो बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। नॉर्थ से साउथ की जो दूरी है वो 1100 किलोमीटर है, जबकि ईस्ट से वेस्ट की जो दूरी है वो 1600 किलोमीटर है। ये एक कांस्य युगीन सभ्यता है जो ट्राइंगल बेस्ड में है, यानी त्रिभुजाकार आकृति में, जिसका एरिया कितना है टोटल 13 लाख किलोमीटर। इसका जो टाइम पीरियड रहा वो लगभग 2500 से लेकर 1750 BC रहा, और इसको रेडियो कार्बन डेटिंग के द्वारा पता लगाया गया था, इस विधि के द्वारा, कि टाइम इसका कितना है। कुल मिलाकर 4 तरह की प्रजातियां आपको देखने को मिलेंगी, भूमध्य सागरीय, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइज, अल्पाइन और मंगोलाइड, जिसमें सबसे ज़्यादा जो प्रजाति है वो कौन सी है? भूमध्य सागरीय। ओके, कौन सी है सबसे ज़्यादा? भूमध्य सागरीय। नगर नियोजन यानी सिटी प्लानिंग की अपन ने बात करी थी, तो ये एक नगरीय सभ्यता है, सिटी वाली है, गांव नहीं है, और यहाँ पर बेहतरीन जल निकास प्रणाली है। जल निकास प्रणाली का मतलब ये हो जाएगा कि साहब नालियाँ वालियाँ बढ़िया थी, मेन सब कुछ अपन ने भी समझा भी था। सड़कें जो हैं वो एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं, इसी को तो ग्रिड पद्धति कहते हैं, ठीक है। ग्रिड पद्धति का मतलब क्या होता है कि साहब सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं, इसको ग्रिड पद्धति कहते हैं। तो ठीक है, तो ये भी आपको मैंने बता दिया कि अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता में ग्रिड पद्धति का अनुशासन लागू था, तो एग्जैक्टली लागू था, क्योंकि सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं। नगर जो है वो 2 हिस्सों में बटा था, ठीक है, नगर 2 हिस्सों में बटा था। ये जो नगर है वो 2 हिस्सों में है, 2 हिस्सों में बटा हुआ है। जो ऊंचा नगर है साहब उसको कहते हैं दुर्ग, जो ऊंचा हिस्सा है उसको कहते हैं दुर्ग, जहाँ पे बड़े बड़े लोग रहते थे, शासक वगैरह, और जो निचला हिस्सा था उसको कहते हैं ज़मीन पर रहने वाले लोग, इसको कहते थे आम आदमी रहता है। जैसे ये लिखा है, नगर 2 हिस्सों में, ऊंचा हिस्सा दुर्ग है, शासक वर्ग रह रहा है, निचला हिस्से में सामान्य आदमी रह रहे हैं। सड़कों के जो किनारे की नालियाँ थी, अभी बताया ना जल निकासी बेहतर है, जल निकासी अच्छी है, तो वही तो बताया कि सड़कों के किनारे जो नालियाँ हैं वो ऊपर से ढकी हुई हैं, और गंदा पानी घर का जो होता है वो इन्हीं नालियों में गिर जाता है, फिर ये धीरे धीरे ये नाली बड़ी वाली नाली में जाके मुख्य नाली में पानी चला जाता है। वैसे इसमें पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया है, लेकिन कालीबंगा और रंगपुर को छोड़कर बस ये 2 एक एक्सेप्शनल केस हैं जहाँ पर कच्ची ईंटें हैं, कालीबंगा और रंगपुर, बाकी सब जगह पक्की ईंटें हैं। जो घर था उसमें आंगन भी था, रसोई भी थी, बाथरूम भी था, खिड़की भी थी, कुएँ भी थे, सब कुछ थे। सबसे बड़ी जो इमारत है वो अन्नागार है। अन्नागार मतलब वही गोदाम वगैरह, FCI गोदाम होता है वैसा ही था, जो कि हड़प्पा में है, ठीक है। खिड़की और दरवाजे बेसिकली वो घर के अंदर की तरफ खुलते थे, सड़क की तरफ नहीं खुलते थे, लेकिन लोथल के जो दरवाजे हैं वो बाहर की तरफ खुले हैं, ये एक्सेप्शनल केस है। ईंटों का जो रेशियो रहा वो 4:2:1 रेशियो रहा, 4:1। फिर अपन ने हड़प्पा देखा। हड़प्पा कहाँ पड़ता है? हिंदुस्तान में नहीं पड़ता है, नहीं पड़ता, ये पड़ता है पाकिस्तान में। HD के माध्यम से देखा हमने हड़प्पा की खोज, D यानी दयाराम साहनी ने 1921 में की थी, जो कि रावी नदी के किनारे, वो भी लेफ्ट हैंड पर है। रावी नदी के लेफ्ट हैंड पर कौन सा शहर है? हड़प्पा। पिगट साहब ने क्या बकवास करी थी? वो भी अपन को बकवास याद करनी है कि पिगट साहब अपना मरने से पहले बकवास कर गए थे कि भैया ये अर्ध औद्योगिक नगर है। वो बकवास हम अभी भी याद कर रहे हैं, और ये बकवास हमारी आने वाली पीढ़ियाँ भी याद करती रहेंगी। तो अर्ध औद्योगिक नगर कहा किसको? हड़प्पा को। और हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को इन्होंने जुड़वा राजधानी भी कहा है। किसने? स्टुअर्ट पिगट ने। कब्रिस्तान हो, चाहे स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा हो, चाहे अन्नागार हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे चक्र हो, वो सारी चीज़ें आपको हड़प्पा में देखने को मिलेंगी। अब आप एक कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए कि जो होत्र होता है वो कौन सा वेद पढ़ता है। आपको ये कमेंट बॉक्स में बताना है कि होत्र नाम का विद्वान कौन सा वेद पढ़ता है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए। आज की क्लास में इतना ही, कल फिर से मुलाकात होगी। शुक्रिया।